Hello students, I am Rishabh, welcoming you all in my YouTube channel. So please like, share and subscribe and never forget to hit the bell icon for further and latest updates. Now let's begin. Now we are starting our physics session of chapter 2, that is work, power and energy. Now we will discuss about work and its measurement, power, energy and different types of energy and also their interconversion. Our first topic is work. Work is said to be done only when the force applied on a body makes the body move from its place. इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई फोर्स किसी भी बॉडी पे लगेगी तो वो फोर्स उस बॉडी को अगर की ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस कर देती तो अप्लाइड फोर्स और उस अप्लाइड फोर्स से प्रोड्यूस हुए डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के मैग्नीट्यूड को वर्क बोलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ वर्क को लेकर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी वर्क दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड है और दूसरा जितना भी डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही वर्क बोलते हैं। अब हम वर्क के एक्सप्रेशन को देखेंगे। वर्क के एक्सप्रेशन दो पार्ट्स में डिफाइन करेंगे। पहला कंपोनेंट ऑफ फोर्स के टर्म में और दूसरा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्सेस। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर थीटा के साथ है तो उसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं और जो थीटा के सामने वाली साइड है उसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉस थीटा अगर हम लोग निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन एस एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से अगर हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालें तो ए बी की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट के फॉर्म में आएगी एस कॉस थीटा और उसी एस कॉस थीटा को हम लोग वर्क के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग रख दें तो हमको फॉर्मूला मिलेगा W is equal to F into S cos theta, यानी कि फोर्स इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड मेथड की, दैट इज बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम लोग फोर्स के कंपोनेंट को निकालेंगे। अब यहाँ पे हमको फोर्स का cos थीटा कंपोनेंट मिलेगा जिसको हम लोग F cos थीटा कहेंगे और उसको वर्क डन के फॉर्मूले में रखने पर हमको फॉर्मूला मिलेगा F cos थीटा इंटू S, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे वर्क कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला। सबसे पहले वो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा है उस पे डिपेंड करता है। यानी कि रिजल्टेंट फॉर्मूला बनता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब हम कुछ केसेस के बारे में स्टडी करेंगे जो रिलेटेड है वर्क से। पहला केस है अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में जो कॉस थीटा एंगल है अगर वो जीरो हो तो हमारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वे में होगा। यानी कि एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक बॉल को किसी बिल्डिंग से गिरा दिया जाए तो उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में बॉल गिर रही होगी, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और दोनों के बीच का एंगल जीरो है और जो भी वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव हुआ। क्योंकि अगर हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू वर्क डन के फॉर्मूले में रख दें, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है +1, तो हमारा वर्क डन भी पॉजिटिव सेंस में हुआ या फिर सिंपल लैंग्वेज में वर्क डन पॉजिटिव हुआ। अब हम लोग अपने केस 2 के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा फोर्स अप्लाइड के, यानी कि जो भी हमारा थीटा है वो 90 डिग्री है। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा में अगर उसकी वैल्यू रखेंगे तो वो भी कॉस 90 डिग्री बनेगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और पूरा वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई आदमी अपना बैग उठा के चल रहा है तो जो फोर्स वो बैग उठाने में लगा रहा है वो अपवर्ड होगी और जब वो चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन उसके मोशन के अलोंग होगी। अगर इसमें एक बात नोटिस की जाए कि जो भी फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो हमारा जो भी वर्क डन हो रहा है या फिर जो भी वो आदमी उस बैग पे वर्क कर रहा है उठाने में वो 0 ही है क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। अब हम लोग केस 3 के बारे में स्टडी करेंगे। केस 3 में डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट लग रही है, यानी कि जो थीटा बन रहा है दोनों के बीच वो
180 डिग्री है। जब थीटा 180 डिग्री है तो cos थीटा भी cos 180 डिग्री होगा, जिसकी वैल्यू होती है -1। तो हमारा वर्क डन जो भी होगा वो नेगेटिव सेंस में होगा, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर इसको एक एग्जांपल से देखें तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी रोलर के थ्रू उठा रहे हैं तो जो भी डायरेक्शन है मोशन की वो होगी अपवर्ड, और जो भी फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगी, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स अप्लाइड के बीच का जो भी एंगल होगा वो 180 डिग्री बनेगा, जिसकी वजह से जो भी वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अब हम लोग अपने न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से या तो नीचे आ रहा है या फिर ऊपर जा रहा है तो उसके लिए क्या वर्क डन होगा वो देखें। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति स्टेयर से आ रहा है या फिर स्लोप से आ रहा है या एलिवेटर से आ रहा है तो जो भी वर्क डन होगा वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू इट्स हाइट। अगर हम लोग सिंपल स्टेयर्स की बात करें तो जो भी हाइट होगी वो नंबर ऑफ स्टेयर्स इंटू हाइट ऑफ ईच स्टेयर होगी। अब हम लोग यूनिट ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ वर्क होती है जूल एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होती है अर्ग। एक जूल ऑफ वर्क डन तब होता है जब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स किसी भी बॉडी को 1 मीटर से डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि अगर कोई बॉडी 1 मीटर से डिस्प्लेस होती है, अगर उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा है तो ऐसे में उस बॉडी पर किया गया वर्क 1 जूल होगा। अगर हम लोग इसकी कुछ बिगर यूनिट्स की बात करें तो वो होती हैं 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल, 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 जूल एंड 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 जूल। अब एक रिलेशन देखते हैं हम लोग जूल और अर्ग के बीच में। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा और पिछले सेशंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइन होता है और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर हम लोग 1 जूल में 1 न्यूटन और 1 मीटर की वैल्यू रख दें तो हमको मिलेगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पावर के बारे में। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि किसी भी वर्क को करने में जो भी टाइम लगता है उसको हम लोग पावर कहते हैं। और जो पावर होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि पावर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं हो। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स एंड टाइम टेकन बाय द सोर्स। अब हम लोग पावर की यूनिट के बारे में बात करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ पावर होती है वॉट। अगर किसी बॉडी पर 1 जूल का वर्क डन होता है 1 सेकंड के लिए तो जो भी पावर स्पेंड होती है उसको हम लोग 1 वॉट कहते हैं। अब पावर की कुछ बिगर यूनिट्स की बात करें तो उसमें सबसे बिगर यूनिट होती है हॉर्स पावर। ये पावर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम आती है। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट, यानी कि 0.746 किलो वॉट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझें तो द टेंडेंसी ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी बॉडी इज नोन एज एनर्जी, यानी कि किसी भी बॉडी से जो भी काम होता है उस काम को करने के लिए जो भी कैपेसिटी लगती है बॉडी से उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी की। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी अर्ग होती है और कुछ बिगर यूनिट भी होती है एनर्जी की, जैसे कि वॉट आवर एंड किलो वॉट आवर। 1 वॉट आवर होता है 3600 जूल एंड 1 किलो वॉट आवर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। फिर आती है कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल एंड 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये सारी वैल्यूज आपको आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में मदद करेंगी। अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी कितने फॉर्म्स में होती हैं। अब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है या फिर मोशन में होती है तो उसके पास जो भी एनर्जी प्रोसेस होती है, यानी कि जो भी एनर्जी उसके पास सेव होती है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं, पहली पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरी काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें। जब भी कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है तो उसके पास जो भी एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको कैपिटल यू सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि एक बॉक्स एक सरफेस पे रखा हुआ है और वो तब तक रखा रहेगा जब तक उसे कोई आके उठाए ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस बॉक्स के पास अपनी एक खुद की एनर्जी है जिसकी वजह से वो उस सरफेस पे अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रख सका है।
और वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अगर कोई बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसके पास जो भी एनर्जी होगी उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि वो मोशन कर रहा है। इसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इस एग्जांपल में आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि एक बाइक चल रही है तो उस बाइक के पास अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में है और वो अपनी खुद की एनर्जी ना खर्च करके ग्रेविटेशनल फील्ड की एनर्जी को यूज कर रहा है मोशन करने के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही कहलाएगी और इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H। अगर एक एग्जाम्पल देखें तो जिस तरह से कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सैटेलाइट अपनी खुद की एनर्जी यूज नहीं करती, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी को यूज करती है मोशन करने के लिए, जिसकी वजह से वो अपने पाथ पे बनी रहे और इस एनर्जी को हम लोग उस सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे स्मॉल m मास है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और स्मॉल h हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी फॉर्म यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी किसी बॉडी में फोर्स लगाया जाता है और उस फोर्स लगाने के बाद वो अपने शेप को चेंज करती है, शेप को चेंज करने के बाद उसके पास अगर खुद की अपनी एनर्जी होती है तो वो अपनी शेप को रिगेन भी कर सकती है। तो ऐसे प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को हम लोग इलास्टिक बॉडी बोलते हैं और इन इलास्टिक बॉडीज के पास जो भी एनर्जी सेव होती है जिससे वो अपने आप को रिगेन करते हैं अपने शेप को, उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे k स्प्रिंग कांस्टेंट है और x डिस्प्लेसमेंट है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को डेराइव करते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को पहले निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग पिछले सेशन वाली वीडियो फोर्स में जब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो उसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से अब हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे u स्क्वायर जो है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, तो हमको s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a मिलेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया। अब फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ाई है, वो होता है m इंटू a यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम ये दोनों वैल्यूज वर्क के फॉर्मूले में रख दें तो हमको वर्क इज इक्वल टू m इंटू a इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a मिलेगा। और वर्क जो भी हो रहा है किसी भी मूविंग बॉडी में उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी लेट कर लें तो हमको यहाँ पे मिलेगा mv स्क्वायर अपॉन 2। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको रिजल्टेंट मिला हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे m मास है और v फाइनल वेलोसिटी है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन देखें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी को निकालें तो हमको मिलेगा मोमेंटम अपॉन मास और इस मोमेंटम अपॉन मास को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख दें v की जगह पे तो हमको मिलेगा p स्क्वायर बाई m, यानी कि मोमेंटम हमको मिलेगा √2m_k। अब हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम किसी भी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस को बताती है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है तो उस बॉडी के पास जो भी एनर्जी होती है उसे हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर। फिर आती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो उसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम लोग वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इलास्टिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जिसमें नेट मोमेंटम 0 होता है। अब हम लोग एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो सन से रेडिएट होकर हमारे अर्थ पर आती है उसे हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी एक फ्री सोर्स है लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को कन्वर्टर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सोलर पैनल या फिर सोलर फर्नेस। सोलर पैनल लाइट एनर्जी को जो कि सन से रेडिएट होकर अर्थ पर आती है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी में, और जो सोलर फर्नेस होता है वो लाइट एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। अब यहाँ पे एक चीज हम लोगों को समझनी है कि सोलर पैनल और सोलर सेल में क्या डिफरेंस होता है।
सोलर पैनल सोलर सेल से मिलकर बनता है और सोलर सेल एक छोटी यूनिट होती है किसी भी सोलर पैनल की। सोलर सेल फोटोवोल्टिक सेल से मिलकर बनता है जो कि सन से आए रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे हीट एनर्जी की। जब भी हम कोल, ऑयल, वुड या गैस को बर्न करते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग हीट एनर्जी कहते हैं। ये हीट एनर्जी 3 तरीके से महसूस होती है: कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। फिर आती है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी एक ऐसी सेंसेशन होती है जो कि हमारे आईज में प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी मदद करती है। फिर बात करते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी की। एक ऐसी एनर्जी जो कि किसी फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिलती है, हम उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। ये केमिकल एनर्जी हमारे व्हीकल्स को चलाने में मदद करती है क्योंकि इनका इग्निशन पॉइंट बहुत कम होता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी की। हाइड्रो एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि सिंपल वाटर को जब फास्ट मूव कराया जाता है तो बनती है। इस एनर्जी को हम लोग टरबाइन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के थ्रू मूव करता है तो उससे एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जितनी तेज इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। जब भी हम किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ते हैं तो जो भी एनर्जी निकलती है उसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। जब भी कोई रेडियो एक्टिव एटम अपने सब एटॉमिक पार्टिकल में टूटता है तो उसमें कुछ मास रिडक्शन होता है और इस मास रिडक्शन की वजह से उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से गामा फोटॉन्स रिलीज होते हैं। इन गामा फोटॉन्स के रिलीज होने की वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलती है जिसको हम लोग फर्दर कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब आते हैं जियोथर्मल एनर्जी पर। जब भी अर्थ के कोर में न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होता है तो एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो अर्थ के अंदर ही स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी धीरे धीरे करके अर्थ के कोर से लेकर अर्थ के मेंटल और क्रस्ट तक आती है। अगर उस लेयर के बीच में कहीं पे भी वाटर या अदर सब्सटेंस मिलता है जो लिक्विड फॉर्म में है और हम उसको निकाल सके हैं तो वो एनर्जी उसमें भी ट्रांसफर होती है। वो एनर्जी सिंपल वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है और उन स्टीम्स को हम लोग टरबाइंस के थ्रू फ्लो कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब आती है विंड एनर्जी। फास्ट मूविंग एयर में जो भी एनर्जी होती है उसे हम लोग विंड एनर्जी कहते हैं और इस विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग विंड मिल का यूज करते हैं। विंड मिल भी बिल्कुल टरबाइन की तरह होती है जिसमें एक फैन लगा होता है और उस फैन में जब भी एयर पास होती है तो वो फैन तेजी से घूमता है जिसकी वजह से पीछे लगे डायनेमो में मोशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब आती है साउंड एनर्जी। जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है क्योंकि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उस बॉडी से जुड़े जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स उस जगह पे प्रेजेंट हैं वो सब भी वाइब्रेट करने लगेंगे जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगा और साउंड वेव्स हमेशा रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। जब भी कोई मैग्नेट आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो जिस एनर्जी से वो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है उस एनर्जी को हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं या फिर सिंपल लैंग्वेज में उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फिर लास्ट टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी। जब भी कोई बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ मोशन में होती है तो उसके पास जो भी अपनी एनर्जी होती है उसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसी भी बॉडी के पास जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है तो उन दोनों के सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं यानी कि टोटल एनर्जी पॉजेस्ड बाय एनी बॉडी। अब एट द लास्ट एक इंटर कन्वर्जन टेबल है जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और
अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट हो तो वो अपने कलीग फ्रेंड से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।